गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी बोहर के पोस्टुलेट्स की, बोहर की अभिधारणाएं देखी थी हमने पिछले लेक्चर में, और वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बोहर ने अपनी अवधारणाओं का उपयोग करके कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या, चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उस इलेक्ट्रॉन के वेग को परिकलित किया था। देखो, कल हमने बात की थी कि ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये वृत्ताकार पथ है जिसे हमने क्या कहा था, ऑर्बिट या कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी और इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा क्या होगी और उस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, इसको परिकलित किया बोहर ने। तो उसको हम ध्यान से देखेंगे, क्या वैल्यूज आई थी, त्रिज्या कितनी आई, वेग कितना आया और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान क्या आया, उसको हम देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो, पहले हम बात करेंगे कोष की त्रिज्या की। ध्यान से देखो कि बिल्कुल सरल है, समझ में आ जाएगा आसानी से। कोष की त्रिज्या, ठीक। अब देखो, कल हमने बोहर के अकॉर्डिंग देखा था, बोहर ने बताया था कि जो कोणीय संवेग होता है mvr, वो किसके बराबर होता है, nh/2π के। पढ़ा था कल हमने कि जिस कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसका कोणीय संवेग mvr nh/2π के बराबर होता है। तो यहाँ से हम v का मान पता लगाएं तो v बराबर हो जाएगा nh/2πmr। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब देखो, और कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है किस किस के बीच, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण है, स्थिर वैद्युत आकर्षण, kZe²/r² होता है, और वो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल, जो कितना है mv²/r। ये इक्वेशन भी पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे हम त्रिज्या का पता लगाने के लिए, ये जो v² है, यहां पर हम समीकरण 1 से v की वैल्यू रख देंगे। इस वैल्यू को हम यहां रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, kZe²/r² बराबर m, v की वैल्यू रख दें n, अब v का स्क्वायर है ना, तो nh/2πmr का स्क्वायर बटा में क्या है, r। तो ऐसा करें हम, यहाँ r से r को काट दें तो यहाँ एक r बच जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये r कट जाएगा तो यहाँ एक r बच जाएगा। v की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, kZe²/r बराबर m n²h², 2 का स्क्वायर 4, π² m²r², ठीक है। अब देखो, यहाँ r से r कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा, r, और हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, r की ही वैल्यू पता हमें लगानी है। तो ये r की वैल्यू यहाँ से पता लगाएंगे। तो ये r बराबर, जब इसकी वैल्यू पता लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ऐसा ही होगा ना। r की वैल्यू पता लगाएंगे तो r आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, तो r बराबर हो जाएगा m
एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक, अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, आर तो इधर आ ही गया और ये आ गया बटा में के जेड ई स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पर m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी, तो ये m से एक m स्क्वायर है, m से m कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, r n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। देखो ये आ गई r की वैल्यू, r कोस की त्रिज्या बराबर हो गई किसके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। और ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए, याद हो जाएगी, इसको बार बार अगर लिखेंगे आप तो याद हो जाएगी। यहाँ देखो n क्या है, कोस की संख्या, जैसे इसके लिए n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, यानी ये वैल्यू बदल सकती है। इसके अलावा h क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, h क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, ठीक, पाई भी कांस्टेंट है, m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, k कांस्टेंट है, z परमाणु क्रमांक जो बदल सकता है, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी हैं, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और जो चेंज हो सकती है वो है n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रख दें, जैसे h की वैल्यू हमें पता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, m हमें पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, k कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे, और जब ये सारी वैल्यू रख के इसको हल करेंगे तो हमारे पास आता है 0.529, ठीक, और गुणा n स्क्वायर अपॉन जेड, क्या, एंगस्ट्रॉम। ये आ गई कोस की त्रिज्या, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, 0.529 गुणा n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, क्या है ये, कोस की त्रिज्या। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.53 गुणा n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये राउंड फिगर में लिख दिया हमने, 0.529 को लिख दिया 0.53 गुणा n स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर, समझ में आ गई बात, किस में है ये, एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की घात -10 मीटर या 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 10 की घात -8 से, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 10 की घात -10 से। तो मीटर में भी लिख सकते हैं त्रिज्या को, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। दोबारा एक बार देख लेंगे, ये है mvr बराबर NH/2π, कोणीय संवेग पता है हमें, यहाँ से हमने v की वैल्यू पता लगाई NH/2πmr। फिर हमने पढ़ा था के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है mv स्क्वायर अपॉन आर के, r से r, ठीक, तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर बराबर, यहाँ v की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, ठीक है, और फिर यहाँ से हमने r का मान पता लगाया जो ये आया। फिर हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं सारी रख दी, तो हमारे पास आ गया 0.529 गुणा n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये हमें याद होना चाहिए, राउंड फिगर में हमने लिख दिया इसको 0.53 गुणा n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये है किसी भी परमाणु, ऐसे परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसी स्पीशीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए किसकी, कोश की त्रिज्या, ठीक है।
नोट करेंगे इसको। कोस की त्रिज्या r बराबर आई किसके 0.53 गुणा n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज में लेकर के हम कोश की त्रिज्या को पता लगा सकते हैं। अब इसे हाइड्रोजन के लिए हम कोश की त्रिज्या पता लगाएं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज है। हाइड्रोजन के लिए हम कोश की त्रिज्या पता लगाते हैं। हाइड्रोजन के लिए प्रथम कोश की त्रिज्या, पहला कोश। अब देखो प्रथम कोश कौन सा है, ये नाभिक है और ये जो नाभिक के समीप वाला है ना इसको बोलते हैं प्रथम कोश, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो हाइड्रोजन के लिए प्रथम कोश की त्रिज्या का मतलब n की वैल्यू 1, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए Z का मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो Z की वैल्यू तो 1 होगी। तो हाइड्रोजन के लिए प्रथम कोश की त्रिज्या क्या आ जाएगी R बराबर 0.53 n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, Z कितना हाइड्रोजन के लिए 1, तो क्या आ गया 0.53। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। इसी तरह हाइड्रोजन के द्वितीय कोश की त्रिज्या पता लगाएं हम। हाइड्रोजन के दूसरे कोश की त्रिज्या, द्वितीय कोश की त्रिज्या पता लगाएं तो क्या हो जाएगी, द्वितीय कोश की त्रिज्या का मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, n की वैल्यू 2 का मतलब R बराबर 0.53 गुणा n स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, तो कितना हो जाएगा 0.53 गुणा 4 एंगस्ट्रॉम, यानी पहले कोश की त्रिज्या का 4 गुना होगी दूसरे कोश की त्रिज्या। इसी तरह तृतीय कोश की त्रिज्या पता लगाएं। तृतीय कोश के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो क्या हो जाएगा n की वैल्यू 3 का मतलब 0.53 गुणा n 3 का स्क्वायर, और Z 1 होता ही है हाइड्रोजन के लिए, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9, यानी 0.53 गुणा 9 एंगस्ट्रॉम, यानी पहले कोश की त्रिज्या का 9 गुना। ठीक है, इसी तरह चौथे कोश की त्रिज्या पता लगाएं। चतुर्थ कोश की त्रिज्या, हाइड्रोजन के चौथे कोश की त्रिज्या बिल्कुल सरल है। देखो कोश बदल रहा है यानी n की वैल्यू बदल रही है केवल यहाँ पर। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू तो इक्वल है, सेम होगी। पहला कोश है तो n की वैल्यू 1 रख देंगे, दूसरा कोश है तो n की वैल्यू 2 रख देंगे, तीसरा कोश है तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, चौथा कोश है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पर देखो n स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 1 Z की वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 0.53 गुना 16 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई चौथे कोश के लिए त्रिज्या। हाइड्रोजन के पहले कोश, दूसरे कोश, तीसरे कोश और चौथे कोश की त्रिज्या की बात की अभी। और ये देखो पहले कोश की त्रिज्या से 4 गुनी है दूसरे कोश की त्रिज्या, 9 गुनी है तीसरे कोश की त्रिज्या और 16 गुनी है चौथे कोश की त्रिज्या। ठीक है, अब देखो इनका अनुपात पता लगाएं। हाइड्रोजन के पहले दूसरे तीसरे और चौथे कोश की त्रिज्या का अनुपात पता लगाएं। हाइड्रोजन के लिए पहले कोश की त्रिज्या R1, दूसरे कोश की त्रिज्या R2, तीसरे कोश की त्रिज्या R3 और चौथे कोश की त्रिज्या मान ली हमने R4। इनका अनुपात देखो क्या आ जाएगा 0.53 पहले कोश के लिए, दूसरे कोश के लिए 0.53 गुणा 4, तीसरे कोश के लिए क्या है 0.53 गुणा 9 और चौथे कोश के लिए क्या है 0.53 गुणा 16, यही है ना। तो 0.53 0.53 0.53 0.53 कितना आ गया 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। इस तरह पता लगा लेंगे हम क्या
कोस की त्रिज्या का। अब जैसे दूसरे किसी हीलियम के लिए बात करें हम, हीलियम का आयन He+, यह भी एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हम हीलियम की त्रिज्या नहीं पता लगा सकते क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम पता लगाएंगे He+, एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की त्रिज्या। अब हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 2। अब हीलियम के लिए पहले कोश, प्रथम कोश की बात करें, प्रथम कोश की त्रिज्या, हीलियम की प्रथम कोश की त्रिज्या। अब प्रथम कोश का मतलब n की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 1। तो R1 सूत्र अपने पास 0.53 गुणा n², यानी पहले कोश के लिए n के स्क्वायर 1² अपॉन z यानी 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.53/2 एंगस्ट्रॉम। अब देखो इसकी हाइड्रोजन से तुलना करें अपन। हाइड्रोजन के पहले कोश की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम और हीलियम He+ के प्रथम कोश की त्रिज्या 0.53/2, यानी इसका जस्ट आधा, इसका जस्ट क्या हो गया? आधा हो गया, है ना। इसी तरह दूसरे कोश की त्रिज्या देखें हीलियम के लिए, द्वितीय कोश की त्रिज्या देखें R2 बराबर, तो द्वितीय कोश है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 0.53 गुणा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, z की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो ही गया, तो क्या आ जाएगी? 0.53 गुणा 2 से 2 कट जाएगा तो 0.53 गुणा 2 एंगस्ट्रॉम। समझ गए? इसी तरह हम तीसरे कोश की पता लगा सकते हैं, इसी तरह हम चौथे कोश की त्रिज्या पता लगा सकते हैं। अब देखो Z की वैल्यू बढ़ रही है। हाइड्रोजन के लिए प्रथम कोश की त्रिज्या और हीलियम के लिए प्रथम कोश की त्रिज्या इसकी आधी हो गई, यानी Z की वैल्यू बढ़ रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो त्रिज्या में क्या आई? कमी आ रही है। क्या आ रही है? कमी आ रही है ना, कमी। ठीक, देखो यहाँ दूसरे कोश की त्रिज्या कितनी है हाइड्रोजन के लिए? 0.53 गुणा 4, लेकिन हीलियम के लिए क्या है? 0.53 गुणा 2, यानी इसकी क्या है? आधी हो गई ना। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे, Z की वैल्यू बढ़ती है तो त्रिज्या में कमी आती है। यहाँ से पता लग रहा है हमें। देखो R समानुपाती है n² और R व्युत्क्रमानुपाती है 1/z। पता लग रहा है हमें? Z की वैल्यू बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, समझ लेना, कोश की त्रिज्या घटेगी। ठीक, और n की वैल्यू बढ़ेगी। n क्या है? कोश की संख्या, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। n की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, जितना n है उसके स्क्वायर में 2 है तो 2 का स्क्वायर, यानी 4 गुणा वृद्धि होगी त्रिज्या में। तीसरा कोश है तो 3 × 9 गुणा वृद्धि होगी कोश की त्रिज्या में। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी हमें यहाँ से पता चल रहा है, अगर Z की वैल्यू कांस्टेंट है तो n बराबर 1 छोटा कोश है, n बराबर 2 बड़ा कोश है, त्रिज्या बढ़ जाएगी, n बराबर 3 और बड़ा कोश है, n बराबर 4 और बड़ा कोश है। हाइड्रोजन के लिए हमने अनुपात भी देखा, अगर इसकी त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4, इसकी कितनी हो जाएगी? 9, इसकी कितनी हो जाएगी? 16। ठीक है, क्लियर? तो त्रिज्या की बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरी आपसे उम्मीद है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या? इलेक्ट्रॉन का वेग और देखेंगे अभी हम, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात और करेंगे अभी हम। ठीक है, इसको नोट करो अभी आप। वेग परिकलित करेंगे अब हम। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ में, उसका वेग कितना होगा? देखो, इसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज में लेंगे। हमने पढ़ा कोणीय संवेग mvr बराबर होता है किसके? NH/2π के। ठीक, अब हमने त्रिज्या भी ज्ञात की, यहाँ से हम पता क्या लगाएंगे? वेग पता लगाएंगे। तो वेग v किसके बराबर हो जाएगा? NH/2πmr। ठीक,
अब हमने अभी पता की थी आर की वैल्यू, आर कोस की त्रिज्या जो कितनी आई थी, याद रखो, याद होना चाहिए आपको, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो आर बराबर हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये जो आर की वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ रख देंगे, इसको दे दें हम समीकरण नंबर 2, और ये हो गई आर की वैल्यू समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 1, और ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहाँ से आर की वैल्यू रख दें हम इसमें, तो v का मान पता लग जाएगा। तो v बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर की वैल्यू रख दें यहाँ से एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो v बराबर आ जाएगा, देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 पाई से ये पाई स्क्वायर गया। ठीक, m से ये m गया, n से n, h से h। ठीक है, तो क्या आ गया ऊपर, 2 बच गया ऊपर, 2 पाई, ठीक, के जेड और ई स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, नीचे देखो क्या है, एन एच अपॉन एन एच। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन का वेग, v बराबर आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये है इलेक्ट्रॉन का वेग। अब यहाँ पर भी देखो कौन कौन सी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, 2 पाई के और ई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2b पाई के ई स्क्वायर, नीचे h, बच क्या गया, ऊपर तो z और नीचे n। ठीक, इन सब की वैल्यूज रख देंगे हम। तो इनकी जब वैल्यू रखते हैं हम, तो v बराबर आता है क्या, 2.18 गुणा 10 की घात 6 जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या आ गया, v बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 जेड अपॉन एन मीटर प्रति सेकेंड। ये याद होना चाहिए आपको। तो हम कह सकते हैं वेग v, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, समानुपाती है किसके, z के, और v व्युत्क्रमानुपाती है किसके, n के। ठीक, यानी n की वैल्यू बढ़ती है, n की मान कम है, इसका मतलब वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग ज़्यादा है, दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, चौथे में और भी कम हो जाएगा। इसी तरह z परमाणु क्रमांक बढ़ता है, n तो v इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन के लिए बात करें हम, तो हाइड्रोजन के प्रथम कोष के लिए, हाइड्रोजन के लिए प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग देखें हम, प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या है, 1, और पहला कोष है तो n की वैल्यू भी 1। तो क्या आ जाएगा, v बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6, z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए पहले कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग, यही होगा। अगर दूसरे कोष के लिए पता लगाएंगे तो z की वैल्यू 1/2, यानी इससे आधा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा वेग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग घटता जाएगा, z की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है,
समझ गए? तो ये था इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E, देखो इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी ना वो बराबर होगी उसकी गतिज ऊर्जा, जिसको हम Ke से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, Pe। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अब देखो हमें पता है गतिज ऊर्जा Ke बराबर होती है किसके? हाफ mv² के। ठीक है? और जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी किसके? kZe²/r, और ये किस में होगी? माइनस में होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण के कारण उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखेंगे, kZe²/r। हमने स्थिर वैद्युत ऊर्जा देखी थी, वो कितनी आई थी? kZe²/r²। लेकिन ये क्या है? kZe²/r, और किस में होगी? माइनस में होगी। क्यों होगी? क्योंकि किसके कारण उत्पन्न हो रही है? ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण के कारण उत्पन्न हो रही है। अब देखो हमने पढ़ा है, ये दोनों बातें आपको पता है, ये तो हो गई गतिज ऊर्जा और ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है हमने? कि mv²/r बराबर होता है किसके? kZe²/r²। ये इक्वेशन देखी ना हमने, mv²/r क्या है? अपकेंद्रीय बल, जो किसके बराबर है? kZe²/r²। ये क्या है? क्या है ये? आकर्षण। कौन सा? स्थिर वैद्युत आकर्षण। हमने देखा ना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बराबर होता है किसके? अपकेंद्रीय बल के। अब यहां से हम mv² की वैल्यू पता लगाएं तो r से r कट जाएगा, तो क्या जाएगा? mv² बराबर kZe²/r। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान समझना। ये इक्वेशन हमें पता है, ये वाली इक्वेशन हम जानते हैं, पढ़ा है हमने, बोर का पोस्टुलेट है ना ये। और यहाँ से हमें पता लगा कि mv² बराबर kZe²/r की होता है, और हमें ये पता है कि Ke बराबर होती है हाफ mv² के। तो ये mv² की वैल्यू यहाँ से पता लग गई हमें, तो ये mv² की ये वैल्यू यहाँ रख दें गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा Ke बराबर किसके आ जाएगी? हाफ mv² की वैल्यू क्या है? kZe²/r के। ठीक? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² को हम ये भी लिख सकते हैं, हाफ kZe²/r लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ना बात? अब देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो कहाँ है? ये, और पोटेंशियल एनर्जी है ये, तो इन दोनों को रख देंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर हो जाएगी Ke। Ke क्या आ गया? हाफ kZe²/r। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस kZe²/r। ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का है, तो ये आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर किसके हो जाएगी? हाफ kZe²/r माइनस kZe²/r। बताओ क्या बचेगा? ये बच जाएगा किसमें? माइनस में बच जाएगा हाफ kZe²/r। यही बचेगा ना, ये आधा हाफ है,
ये 1 है तो 1 में से आधा गया तो आधा बच जाएगा, किसका बचेगा, माइनस का। तो E बराबर हो जाएगा -1/2 kZe²/r के। अब देखो यहाँ हम यहाँ पर R की वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हम R की वैल्यू रख देंगे। और R की वैल्यू हमें पता है क्या है, R की वैल्यू R बराबर n²h²/4π²mkZe²। ये है R की वैल्यू। इस वैल्यू को रखो यहाँ पर, तो E बराबर क्या हो जाएगा, -12 kZe²/r, ये वैल्यू रख दो, n²h², ये ऊपर चला जाएगा, 4π²mkZe²। ठीक है, तो E बराबर आ जाएगा किसके, 2 से इसको काट दो, क्लियर। और कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो गुणा कर दो। तो अब देखो यहाँ 2 बच गया, तो 2 π² m ऐसे कैसे से गुणा हो जाएगा, ये के तो हो जाएगा k², z से गुणा हो जाएगा z तो हो जाएगा z², e² से e² तो हो जाएगा e4, ठीक है, अपॉन n²h², ठीक है। यही आ जाएगा। ए बराबर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो -2π²mk²z²e4 अपॉन n²h²। समझ में आ गई। ये आ गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की इक्वेशन। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। -2π²mk²z²e4 अपॉन n²h²। अब देखो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी हैं, 2πmke, इधर नीचे h। कांस्टेंट कौन कौन नहीं है जो चेंज हो सकती हैं, वो कौन है, देख तो z² और एक n²। तो इन सब की वैल्यू रख दें जैसा पहले रखा था, सब वैल्यू आपको पता ही है सारी की सारी। तो हम रख दें इन सब की वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में आएगी ना ऊर्जा, तो E बराबर आ जाएगा -13.6, ऊपर क्या है z², नीचे क्या है n², क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। क्या आ गई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, E बराबर -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वहाँ जगह नहीं है, तो -13.6 गुणा z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, ये ध्यान रखें। अगर जूल में लिखें तो जूल में हो जाएगी 2.18 गुणा 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल प्रति परमाणु, जूल पर एटम, ठीक है। ये तो आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में आ गई 2.18 गुणा 10⁻⁸ z² अपॉन n² जूल पर एटम। समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए सबको, -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 2.18 गुणा 10⁻⁸ z² अपॉन n² जूल पर एटम, ठीक है। नोट करो इसको।
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या आई, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जूल में लिखे तो -2.18 गुणा 10⁻⁻18 Z² अपॉन n²। देखो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो नेगेटिव है, माइनस है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ आकर्षण में रहता है। ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षण में रहता है, इसलिए नाभिक के आकर्षण में रहने के कारण एनर्जी इसकी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ चलता जाएगा इसकी एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी, और जैसे जैसे नाभिक के आकर्षण से दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी नेगेटिव वैल्यू घटती जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन अनंत पर चला जाता है, अनंत का मतलब नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है? 0। ये ध्यान रखेंगे, अनंत पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, मैक्सिमम एनर्जी अनंत पर होती है 0। और अनंत का मतलब क्या है? यहाँ पर नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं अनंत। अनंत का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण से फ्री हो जाएगा, इसका मतलब अनंत आ गया, और वहाँ पर इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी घटती जाएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेगेटिव में मान बढ़ेगा यानी एनर्जी घटती जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होने का कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ आकर्षण में रहता है, और जैसे जैसे नाभिक के आकर्षण से दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है और अनंत पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अब देखो, हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का परिकलन करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिसके लिए Z की वैल्यू क्या है? 1 है। ऊर्जा का परिकलन करते हैं। प्रथम कोष की बात करें हम, प्रथम कोष में, प्रथम कोष का मतलब जहां n की वैल्यू कितनी है? 1, तो वहां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E बराबर -13.6। Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, n की वैल्यू भी 1 है। पहले कोष की बात करें तो कितनी आ जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, द्वितीय कोष की बात करें, दूसरे कोष के लिए, दूसरे कोष का मतलब n की वैल्यू क्या है? 2, तो E बराबर आ जाए किसके? n की वैल्यू 2 रख देंगे तो -13.6 गुणा Z की वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1। ठीक, कोष दूसरा हो गया तो 2 का स्क्वायर, कितनी हो जाएगी? -13.6/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तीसरे कोष के लिए पता लगाएंगे तो यहाँ n², n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो तीसरे कोष के लिए कितनी हो जाएगी? तृतीय कोष के लिए, हाइड्रोजन के तृतीय कोष के लिए क्या हो जाएगी? E बराबर -13.6, Z की वैल्यू 1, तीसरा कोष है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गई बात? तो इस तरह हम किसी भी कोष के लिए और किसी भी परमाणु जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिकलन कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज में लेकर के। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम पता लगा लेंगे इस इक्वेशन को यूज में लेकर के, और ये भी ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मैक्सिमम कब होती है? अनंत पर होती है, और कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है,
नाभिक की तरफ आकर्षित होता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए एनर्जी उसकी नेगेटिव होती है। नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाता है तो एनर्जी जीरो हो जाती है और वो मैक्सिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है बच्चों।